नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। वेस्ट बंगाल में तथाकथित जो टीएमसी के नेता जहांगीर खान, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान खुलेआम चुनौती दी थी सरकार को, पुलिस को, फोर्सेस को, और बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो बता देंगे। और उनका साथ देने वाले उनके जो नेता है अभिषेक बैनर्जी, उनको भी हमने देखा था। लेकिन ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदी फिल्मों का डायलॉग है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और वो लंबे दिखे क्योंकि कल ही उनको शायद नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया। तो आज हम इससे से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे अतिथि वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते नमस्ते। सर, कल खबर आई है नेपाल बॉर्डर पर सो कॉल्ड पुष्पा स्टाइल में बात करने वाले जहांगीर खान को पकड़ा गया। वर्षा जी, ये एक बड़ी खबर है और इसमें कोई चौंकाने वाली नहीं है वैसे तो, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार बनी है वहां पर शुभेंदु अधिकारी एक के बाद ऐसा निर्णय ले रहे हैं। वो उसकी बात तो बाद में हो सकती है, लेकिन वहां पर तृणमूल के जो ये गुंडागिरी करते थे ऐसे नेता, क्योंकि उसको नेता कहना मुझे लगता है गलत कि हो। वो अच्छा शब्द नहीं है, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ये लोग कितना ये करते थे गुंडागिरी और पैसा वसूलने का काम, कि आप देखो कि मैं आपको उसका नाम बताता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी ने जब से एक्शन लेना शुरू किया है, कार्यवाही करनी शुरू की है, तो वहां पर लोग हैं वो सामने से कुछ बिहार के माथाभंगा ऐसा कुछ नाम है, वहां पर इन नेताओं ने पैसे देने शुरू कर दिए। उन्होंने जो जबरन वसूली की थी वो हम्म। सब वापस देना शुरू कर दिया। राइट। और ये कल्याण बनर्जी हो जो उसके विरुद्ध आरोप है कि वो महिला, मतलब तृणमूल की महिला नेता काकोली घोष ने आरोप किया था, वो यस। दुर्व्यवहार करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे। कल्याण बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके ऊपर ये सब आरोप है। वो लोग अपनी मनमानी करते थे। तो आप सोचिए कि ये ममता बनर्जी, जिसको सेक्युलर प्रजाति देश के प्रधानमंत्री के रूप में चाह रही थी कि वो शायद इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेगी, और इनके विरुद्ध एक भी शब्द वो बोलते नहीं थे, इतना सब कुछ हो रहा था। सोचिए आप, वो भाजपा की सरकार को तानाशाह का आरोप लगाने वाली प्रजाति, ममता बनर्जी की इतनी इतनी चेष्टा। आप सोचिए कि दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा पर बलात्कार हुआ, तो ममता बनर्जी क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये लड़की 12:30 बजे क्या कर रही थी? अभी 12:30 तो अभी हमारा नॉर्मल टाइम है। राइट। बाहर 12:30 तो नॉर्मल टाइम कहा जाता है। आज की जो दिनचर्या की हमारी शैली बन गई है उस हिसाब से 2-3 बजे हो तो कुछ अलग बात है। हम्म। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा कर रही है। सोचिए कि यदि यही स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने या विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता ने या किसी भाजपा के नेता ने या स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा होता, तो ये देश, पूरा देश और फेमिनिस्ट, एलजीबीटीक्यू सब लोग उस पर मच्छी धो रहे होते। हम गुजराती में कहते हैं माथला धोआ। यस। तो बंगाल की बात कर रहे हैं तो मच्छी धो रहे होते हैं। राइट। और ये लोग ऐसा कहते थे कि हम इसको भाजपा के नेताओं के पास मच्छी कटवाएंगे, क्योंकि भाजपा के नेता ज्यादातर वेजिटेरियन है, और खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये लोग कह रहे थे कि हम इनके पास मच्छी कटवाएंगे, हम इनके पास मच्छी बेचवाएंगे, बिकवाएंगे। यस। और जहांगीर खान की तो आप बात करें तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, वो पूरा नरसंहार वाला स्टेटमेंट था कि अ, यहाँ पर जो हिंदू है उनको बहुत हार्ट अटैक आने वाला है हम्म। परिणाम हम्म। के दिन, यस। और इसके कारण बड़ा स्मशान गृह चाहिए। उन्होंने यस। ऐसा नहीं कहा कि कब्रगाह चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, ऐसा नहीं कहा।
उन्होंने क्या कहा, स्पेसिफिक वर्ड है स्मशान चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रिक स्मशान, ताकि जल्दी से अंतिम संस्कार हो। यस, और इस पर जहांगीर खान की ऐसे जिहादी तत्वों को कौन प्रोत्साहित करता था? ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। बिल्कुल सर। अभिषेक बनर्जी ने भरी सभा में ऐसा कहा कि इन्होंने मेरे पास माँग की है कि इलेक्ट्रिक स्मशान चाहिए, तो मैं उसकी माँग को अनुमति देता हूँ। इतना राइट। ही नहीं, ये लोग ने ऐसा कहा था कि अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कहा था, मैं नहीं भूलता हूँ तो, कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में साहस है, तो हिम्मत है। चुनाव परिणाम के दिन वो बिना सुरक्षा के यहाँ पर रह के बताए। हुँ। सोचिए, केंद्रीय गृह मंत्री को इतनी धमकी देने वाले सामान्य हिंदू मतदार की क्या स्थिति कर रहे होंगे। हमने राइट, देखा वो तो, ये कि कोई कोरी धमकी नहीं थी, राइट ये सर। करने वाले थे। 2021 में उन्होंने कर लिया था, चुनाव परिणाम के दिन। और राइट। सोचिए कि इसके विरुद्ध आज तक एक भी किसी को कुछ नहीं हुआ है, और अभी एक्शन हो रहा है सब। सीए विरोधी हिंसा में भी शुभेंदु अधिकारी ने खोल दी है फाइल, और बाकी सब में भी हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि उस समय तक, जहाँ तक ममता बनर्जी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ये केस गया, तो हुँ, सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे हमने पहले भी बात की थी, इंदिरा बनर्जी, यस। वो जज थी, लेकिन वो पीछे हट गई, नॉट बिफोर हुँ, मी कर दिया। उसका यस, कारण हम समझ सकते हैं कि वो बंगाली है, उसका परिवार रहता होगा, कोई धमकी मिली होगी अंदर भीतर से। ये कोई पब्लिकली बोलता नहीं है, लेकिन किसी ने आज तक उस पर एक भी डिबेट नहीं की है, किसी ने एक भी ट्वीट नहीं किया कि इंदिरा बनर्जी क्यों हटी। राइट सर। बाकी सब ये करते हैं, जज के ऊपर आरोप लगाते हैं। स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगा दिया कि वो आरएसएस के का एक संस्था है, अधिवक्ता परिषद, उसके कार्यक्रम में गई, इसलिए मुझे नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल ने। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग नक्की करते हैं कि हमारे केस में कौन जज होगा, कौन नहीं होगा। राइट। ये और तो सर। अचानक वो चुनाव परिणाम आए तो ममता बनर्जी वकील का वेश धारण करके पहुंच गई वहां पर। यस, तो ये यस। कैसे अचानक छूट भी मिल जाती है कि वो वकील के रूप में भी कर सकती है? एग्ज़ैक्टली। यस, राइट। कुछ तो क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। यस, राइट। सर अभी जहांगीर खान पकड़ा गया है नेपाल बॉर्डर पर। उसके पहले वो नामांकन वापस लिया था फाल्ता में से, हमने वो भी देखा था। लेकिन सर इतना बड़ा ये जो हम गुंडा भी बोल सकते हैं, नामी गुंडा बोल सकते हैं, जो अभिषेक बैनर्जी का राइट हैंड माना जाता है, उसको पकड़ना एक बहुत बड़ी सफलता वेस्ट बंगाल सरकार की मानी जाएगी। बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जहांगीर खान ने, जो हमने कहा, ऐसे-ऐसी धमकी दी थी, हाँ। और ये लोग क्या करते थे, अवैध वसूली करते थे, और आरोप यही है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और फ्रॉम डे 1 होनी चाहिए। और इस हुँ, यदि ये ना होती, तो पब्लिक है वो इतनी भड़क गई है। अभी आप देख रहे होंगे, अभिषेक बनर्जी पर सिर्फ अंडे बरसाए, यस, कल्याण यस। बनर्जी पर अंडे बरसाए, तीसरे कोई है उस पर भी अंडे बरसाए। लेकिन देश में नैरेटिव क्या बन रहा है कि बीजेपी भी गवर्नमेंट, और बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं जो पहले वामपंथी करते थे, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वाले करते थे। तो केवल अंडे बरसाने पर, और सोचिए भी 2021 में तो इतनी हत्याएँ हुई, बिल्कुल सर। और सर इतने लोग को पलायन करना पड़ा। तो कहने की बात ये है कि ये लोग, जहांगीर खान हो, अभिषेक बनर्जी हो, अब सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक ने ऐसा कहा कि हमारी फ़ोर्ज सिग्नेचर की गई है, जो हुँ, कुछ पत्र दिया था विधानसभा। तो फ्रॉम डे 1 यदि शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन से ही ऐसी कड़क कार्रवाई शुरू ना की होती, तो पब्लिक इतनी रोषित है, वो अपने आप से हाथ में बुलडोज़र लेकर पहुँच जाती, और सर इसको फिर पुलिस भी रुक नहीं पाती थी। तो बिल्कुल, कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे, जैसे हम देखें कि फ फ फिरहाद
हकीम है, वो कोलकाता के मेयर थे। उन्होंने पब्लिकली कहा था कि जो मुसलमान नहीं है, उनको मुसलमान बनना चाहिए। हुँ, और हुँ, ममता बनर्जी उसको सभा में ले जाकर चुनावी सभा में ऐसा कहती थी कि उसकी माता ब्राह्मण है, पिता मुसलमान है। तो देखिए एकता की कितनी बड़ी बात हो। यदि केस उल्टा होता तो यस, पिता हिंदू होता, ब्राह्मण होता और पत्नी मुसलमान होती, तो ममता बनर्जी ऐसा नहीं कहती। कहने का अर्थ ये है कि ये लोग इ इस इनकी कुंडलियाँ खोले ना, एक के बाद एक सब, तो आप सोचिए मालदा में तृणमूल का जिला कार्यालय है, वो जो एक उसका स्वामी था, उसके मकान में चल रहा था। लेकिन किसी की हिम्मत उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास किराया माँगे। और हुँ, जब भी भाजपा सरकार आई और उन्होंने देखा कि भाजपा की सरकार है वो एक के बाद एक लोगों को पकड़ रही है, तो इस स्वामी में भी मकान स्वामी में भी इतना साहस आया कि उसने उस पर ताला लगा दिया, बिल्कुल। मालदा में। यस। सर, आपने अभी जैसे बताया कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ था, अंडे फेंके गए थे, उसके बाद सर मैं जस्ट एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि कैसे बड़े-बड़े केसेस लड़ने वाले बहुत प्रसिद्ध वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह से हमला होता है। तो सर ऐसी मानसिकता वाले लोग जिनको कभी शर्म नहीं आई जब संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कितने अत्याचार हुए रज़ाकार जो था सॉरी रज़ाकार नहीं आरजीकर जो मेडिकल हाँ कॉलेज जी। है वहाँ पर जो हुआ, तब उनको शर्म नहीं आई, लेकिन अब शर्म आई जब अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अंडे फेंके गए। तो सर जो लेफ्ट माइंडेड लोग हैं ना, वो उनको भी इस ये जो अभी गिरफ्तारी हुई है जहांगीर खान की, उनको भी थोड़ा बहुत अभी सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे बोले या फिर कैसे सरकार का विरोध करें। सही बात है। इसमें ये कह सकते हैं कि हम कई बार पत्रकार को बोलते हैं कि पत्रकार जब इंटरव्यू करता है तो स्वाभाविक है कि जो भी इंटरव्यू देना होता है हुँ, देने वाला, उसके पास से बात उगलवाने के लिए और इंटरव्यू को थोड़ा मरी मसाला मिल जाए इसलिए थोड़ी ऐसी बातें करता है, तो इसको कहते हैं कि उसको प्रोवोक करना। और हुँ, इसीलिए पत्रकार को कभी-कभी बोला जाता है डेविल्स एडवोकेट, हुँ, शैतान का वकील, है यस, ना? यस, तो यस। पुलिस भी ऐसा करती है जो आरोपी होता है। लेकिन ये सही में डेविल्स एडवोकेट कौन है? तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत हुँ, भूषण, इंदिरा जैसी आदि जो लोग लेफ्ट लिबरल एडवोकेट हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में इतनी चलती है कि आप सोचिए कि वो खड़े हो जाते हैं तो फटाफट जामीन मिल जाता है, जमानत मिल जाती है, तीस्ता सेतलवाड़ को आधी रात को कोर्ट खुल जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सीजेआई मुख्य न्यायमूर्ति अ, डीवाई चंद्रचूड़ वो एक कार्यक्रम में नृत्य देख रहे होते हैं और वहाँ उनको फ़ोन जाता है और वो फ़ोन उठाते हैं। कई बार क्या होता है हम छुट्टी का दिन होता है, शनिवार का दिन था, छुट्टी होती है तो हम कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं मतलब अपना प्रोफ़ेशन का, कि भई हम छुट्टी एन्जॉय करेंगे और उठाएँगे तो भी बोल देंगे कि भई मैं छुट्टी एन्जॉय कर रहा हूँ कल बात करते हैं, है ना? तो लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ना केवल फ़ोन उठाया लेकिन आदेश देकर कोर्ट भी खुलवाई और तीस्ता सितरवार को ज़मानत मिल गई। सोचिए आज आज की बात करूँ, आज की बात तो एक थोड़ा विषयांतर हो जाएगा लेकिन इसके रिलेवेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि बिहार में कोचिंग सेंटर में हाँ, वो जो चल रहा है उसमें खान, फैज़ल खान, उसको ज़मानत उसको गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जिला न्यायाधीश ने और यस, वो भगोड़ा वो बन गया है, उसको उसको पुलिस नहीं पकड़ रही, पकड़ पा रही है। कैसे हो सकता है? और जो अपने सेंटर पर मतलब उसको पथराव करने की बात केवल आरोप लगा था, खान ने लगाया था। खान के पड़ोसी कोचिंग सेंटर वाले रोशन आनंद, वो अभी तक जेल में बंद है। तो राइट। ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, प्रशांत भूषण हो, इंदिरा जैसे हो, इतनी महँगी फ़ी भी लेते लेकिन वो अन्याय को अन्याय के साथ खड़े होते हैं। आरोपी के साथ सदा खड़े रहते हैं।
तो ये लोग अभिषेक बनर्जी के केस हो या फिर ममता बनर्जी, वो स्वयं इसका समर्थन में भी उतर आते हैं, निवेदन भी देते हैं। इतना नहीं कि वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, वो पहले निवेदन देकर अपना वजन रख देते हैं कि वो न्यायाधीश भी समझ जाता है, न्यायमूर्ति भी, कि क्या करना है। जैसे हम देखा कि यशवंत वर्मा, जो उसके पर केस उसके घर पर मिली थी और वो तो सद्नसीब से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो सब बातें बाहर आई, वरना तो बातें ही बाहर ना आती। तो जैसे बिल्कुल। उसको दोषी ठहराया तो कपिल सिब्बल या अभिषेक, कपिल सिब्बल ने ही ज्यादातर मुझे याद है तब, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इसके विरुद्ध हूँ, इसके समर्थन मतलब यशवंत वर्मा के विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। और ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल थी उसका रिपोर्ट भी मैं नहीं मानता हूँ। इस हद यस। तक वो जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब हम कहें वही सही, हम कहें वही आपको करना पड़ेगा न्यायमूर्ति को। राइट। यदि नहीं किया तो दीपक मिश्रा के विरुद्ध जो 4 न्यायाधीश खड़े हो गए थे, वैसे हम खड़े करवा देंगे या फिर महाभियोग के अरे लाएँगे। यस, यस, यस। सर, दूसरी बात है सर, कल ही शायद ये खबर आ रही थी कि अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिस्टोरिंग जनरल कंसेंट फॉर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कंडक्ट प्रोब्स विद इन द स्टेट, जो शायद पहले तृणमूल जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उन्होंने नवंबर 2018 में परमिशन डिसीजन टू विड्रॉ परमिशन ये जो किया था। मतलब हमने देखा था सर कि जब भी सीबीआई जाती थी तो किस तरह से उनको घेरा जाता था, मारा जाता था, जो भी है हमने देखा था। तो अभी वेस्ट बंगाल सरकार ने या शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कंसेंट दिया है कि सीबीआई अपना काम कर सकती है वेस्ट बंगाल में। सर, कितनी आश्चर्य की बात है ना कि एक स्टेट में जाकर सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती थी जब ममता बनर्जी थी। नहीं, मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम कई बार बोलते हैं लेकिन पक्ष है तो हमको पक्ष रखना चाहिए, विपक्ष का भी मतलब पक्ष रखना चाहिए। हमको 2 पक्ष रखने चाहिए। तो एक पक्ष मैं रखता हूँ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने, आप इकोसिस्टम देखिए कि 2002 के दंगों पर और फिर एनकाउंटर के विरुद्ध में कौन से केस में हुआ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि रोम जब जल रहा था तो नीरो फिडल बजा रहा था। नरेंद्र मोदी के लिए मतलब वो कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसी हार्ड हार्श कमेंट की गई। उनके लिए वो एसआईटी रची गई, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी, हाँ, गुजरात राज्य की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी। और उसने घंटों-घंटों बिठाकर नरेंद्र मोदी जी सिटिंग सीएम की इंक्वायरी की, इंट्रोगेशन किया। यस। उस दूसरे केंद्रीय मतलब तब गुजरात के जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उनकी गिरफ्तारी की बात आई, उनको गुजरात में प्रवेश निषेध किया गया। हुँ। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि पब्लिक जमा हो जाए और ये जो सीबीआई आए या फिर दूसरा कोई आए तो उसके ऊपर पथराव हो, कुछ नहीं। पूरा-पूरा उन्होंने, और कुछ बात भी ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दिया। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने अथवा अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं दिया कि कोई इस पर असर पड़े। केवल इतना कहा कि हम न्याय का उसमें विश्वास रखते हैं और जब तक न्याय नहीं आ जाता उसका निर्णय, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, और जब आया तब डंके की चोट पर बोले वो। यस, यस। एक ये पक्ष है और दूसरा पक्ष ये है कि जो शेख जहांगीर हो या फिर वो राजीव कुमार थे जिसकी गिरफ्तारी करने सीबीआई गई थी, तो हुँ। स्वयं ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी और राज सड़क पर से उन्होंने शासन चलाया था। यस, देखा आप था सर। सोचिए कि आरोपी के समर्थन में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कार्यवाही हुई तो कोई बीजेपी का नेता है वो धरने पर बैठा नहीं बैठा। अमित शाह जी की सामने गिरफ्तारी हुई तो क्या नरेंद्र मोदी धरने पर बैठे नहीं बैठे? क्यों? वो न्याय तंत्र में, क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो न्याय तंत्र में से किसी का विश्वास नहीं रहेगा, सीबीआई में से किसी का विश्वास नहीं रहेगा। अडवाणी जी का जब नाम आया जैन हवाला कांड में, तो उन्होंने त्याग पत्र देकर एक बहुत ही अनुपम उदाहरण, जो आज तक किसी ने दूसरे ने
अभी के इतिहास में, मतलब जो अडवाणी जी के बाद के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया कि मैं त्याग पत्र दूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। वरना तो उस समय तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और सब लोग उनको ऐसे ही देख रहे थे। तो बिल्कुल सर। उनकी फिर पूरे समय के लिए लास्ट अभी रिटायर होने के बाद अभी कोई चांस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने से वो अपना चांस गवा दिया। राजनीति में ऐसा कौन करता है? अटल जी फिर बन गए प्रधानमंत्री। बिल्कुल तो सर। कहने का अर्थ ये है कि ये पक्ष है और दूसरा पक्ष ये है कि जो शेख शाहजहां की गिरफ्तारी करने ईडी जाती है, तो ईडी पर हमला करवाते हैं और हुँ, इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही इतनी बड़ी गंभीर रूप से नहीं होती। दूसरा दूसरा पक्ष मैं ये बताऊं, केरल में पिनराई विजयन, उसके वहां पर कार्यवाही करने गए तो उसके ऊपर सब हमला करने तोड़-फोड़ की की गई। कोशिश की। हाँ, गाड़ी थोड़ी। हाँ, तो ये विपक्ष के लोग हैं, ये सोचिए कि लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं। उनको अपने न्यायतंत्र पर विश्वास नहीं है। इनके ही वकील है, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। वो फटाफट जमानत दिलवा सकता है। लालू प्रसाद यादव तो जमानत पर ही घूम रहे हैं ना बाहर। सिंगापुर गए थे। हाँ, सिंगापुर गए हुए हैं। किडनी का फर्स्ट क्लास ऑपरेशन भी करवाया ले। यस, लेकिन यस। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। बिल्कुल। ये सर। तो सर मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्यों ना हो या फिर चाहे इस तरह के जो दादागिरी करने वाले गुंडे हैं, उनको पकड़ना क्यों ना हो, वो एक तरह से आश्वस्त करता है जनता को, सर्वसामान्य जनता को कि अभी बदलाव आएगा और कानून का राज शुरू होगा। बिल्कुल, ये करना ही चाहिए था और मतलब आप सोचिए कि बांग्लादेश चिकन नेक से कटवाने की बात कर रहा था भारत को और ये उसके लिए हमारे अंदर से भी घात हो रही थी। हुँ, शरजील इमाम 2020 के आसपास उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या उसने कहा था कि इसके टुकड़े कर देने चाहिए पब्लिकली। कोई पब्लिक हाँ, कोई हिडन सीक्रेट मीटिंग में नहीं कहा था कि बिल्कुल भई सर। आईबी को पता चला हो, सीक्रेट किसी ने वीडियो लीक कर दिया हो, ऐसा नहीं, पब्लिकली। उमर खालिद है, उसका मैंने एक वीडियो फेसबुक पर कल रखा था रात को कि वो कह रहा है कि भारत ने कश्मीर पर आधिपत्य किया हुआ है, जबरन ऑक्यूपाई कर दिया है, तो भारत से हमको आज़ादी चाहिए। ये लोग पब्लिकली कह रहे हैं और ममता बनर्जी, उसके बारे में दीपक वोहरा करके हमारे पूर्व राजदूत है, जो बहुत सारे देशों में राजदूत रहे। यस, दूरदर्शन पर भी उनका एक समय में गुड मॉर्निंग जैसा कुछ शो आता था और बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें करते थे, तो उस समय फेमस भी थे। तो वो उन्होंने एक चैनल पर कहा पब्लिकली कि मेरे सूत्र ने मुझे बताया, बांग्लादेश में जो मेरे सूत्र है, उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने उस समय मोहम्मद यूनुस को प्रस्ताव रखा था कि चलो हम मिलकर मेरा पश्चिम बंगाल, आपका बांग्लादेश, उसको मिलाकर बृहद बांग्लादेश बनाते हैं। और तो और तो एजेंडा और पर यस, हाँ, और उसके राष्ट्रपति आप बन जाइए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगी और इसको हम सेक्युलर रखते हैं और इसको अंदर भीतर से आप इस्लामिक रिपब्लिक रख सकते हैं। ये इनकी योजना थी। यूनुस सरकार को किसी ने यूनुस ने पूछा कि ऐसा कर सकते हैं क्या? तो किसी बुद्धिमान ने सलाह दी कि ऐसा करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन फिर भारत क्या करेगा वो आप सोच नहीं सकते। तो इसके कारण यूनुस ने ये प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और निरस्त कर दिया। उसके बाद जब ये परिणाम आया 7 में 4 मई को, तो 4 मई को उसके बाद जमात-ए इस्लामी के एक मोहम्मद नूरुल हुड्डा करके है, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि ममता बनर्जी को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए और दिल्ली के विरुद्ध युद्ध घोषित करना चाहिए और बांग्लादेश के 70 करोड़ 17 करोड़ मुसलमान उनका साथ देंगे। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि ममता बनर्जी ने 7 मई तक, जब तक ऑफिशियली बाय लॉ वो उनका शासन समाप्त हुआ, तब तक उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, तो इसके पीछे बांग्लादेश की कोई साजिश थी
और बांग्लादेश के पीछे अमेरिका की कोई साजिश थी। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आते हैं, तो सबसे पहले कोलकाता में चैरिटी ऑफ मिशन ऑफ चैरिटी जाते हैं, मदर हाँ, टेरेसा के यस, यस। संस्था में, और कोलकाता के बाद वो दिल्ली आते हैं। यस, राइट सर। सोचिए अब यदि आप प्रधानमंत्री मोदी चीन चीन के में जाने से पहले ताइवान जाके आते हैं तो चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो हमने मार्को रूबियो की इतनी खातिरदारी की कि वो उनको याद रहेगा कि एक एसएचओ कक्षा के पुलिस अधिकारी और एक आधो जूनियर ब्यूरोक्रेट उनको भेज दिया स्वागत करने के लिए और फिर सी ऑफ करने के लिए कि आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है इधर। लेकिन ये किसी को दिखता नहीं है, दिखता तो ये है कि क्या ममता बनर्जी दिखती है कि इंडी गठबंधन और इनके ऊपर सब हाइलाइट करते हैं, और आज आज की तारीख में भी इंडी गठबंधन उसको मीडिया वाले भी इंडिया बोलते हैं। तो गोल सर्कल जैसा राइट, हो गया ना कि सर्कल है तो गोल ही है, तो गोल सर्कल बोलने की आवश्यकता नहीं है, चौरस स्क्वायर बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ ऐसे सर। वो बोलते हैं इंडिया अलायंस, आप इंडी गठबंधन नहीं बोलते हैं। तो हुँ, वो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये जो मीडिया है उसको उसकी मानसिकता भी यही कि कांग्रेस आदि जो पक्ष है उसकी टर्मिनोलॉजी को हम मानेंगे। हम क्योंकि ये बीजेपी ने कहा है कि इंडी अलायंस बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो बात है वो उसके साथ मैच होती है। राइट, ब्रांडिंग बनती है ना कि ये ब्रांडिंग है। बिल्कुल वैसे सर। तो ये इंडिया वाले ही है, उनकी राइट, मानसिकता है, वो इंडिया की मानसिकता ही है, पश्चिम मानसिकता ही है। हुँ, लेकिन कहने की बात ये है कि जो पूरा इकोसिस्टम है, और अच्छा है कि चलो शुभेंदु अधिकारी इतना कर रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि इसमें ये जो अभी एनडीए में भी शामिल होने की बात कही है सांसदों ने काकोली घोष के नेतृत्व में, और पश्चिम बंगाल में भी इनका विभाजन हो गया है, तो ऐसा ना हो कि वो लोग सब इधर आ जाए और फिर वही करे जो पहले करते। हाँ सर, ये तो है। इसके लिए भी सोचना पड़ेगा बीजेपी वालों को। तो सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े और सभी को हम कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।